नाभि यानी कि बेली बटन। पता है हमने देखा है, आपने देखा है वो। सीजन 1 में एक नाभि से जुड़ी हुई कंपनी आई तो लोगों में ये एक हास्य का जरिया बन गया। ये रिकॉर्ड है। आई थिंक शार्क टैंक में पहली बार नंदोई के साथ बिजनेस वाला पिच आया है। एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मैं ऐसे जॉइंट फैमिली में रहती हूँ जहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ और उनका हस्बैंड हमारे साथ रहता है, जो कि इंडिया में जल्दी दिखता नहीं है। गहरी और गोल नाभि। अगर एक नेगेटिव कमेंट भी आई तो जिसका सीधा ही इम्पैक्ट हमारी मेहनत से बनाए हुए इस बिजनेस पे पड़ सकता है। लोग जो बोलते हैं कि फीमेल ही फीमेल को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन मेरे केस में मैं ये बोल सकती हूँ कि जब मैं ऐसे अरे आप वहाँ पे और ज्यादा उनसे आर्ग्यूमेंट करते तो शायद हो जाता ना आपका भी। शार्क टैंक में अगर हम नाभि के रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट की बात करें तो एक कंपनी का नाम याद आता है, लेकिन आज मैं आपको ऐसी कंपनी से मिलवा रहा हूं जिन्होंने ये पूरा परसेप्शन ही चेंज कर दिया है। जी हाँ, सीजन 3 में आई हुई एक कंपनी नाभि सूत्र जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में डील करती है। चलो आज उनसे सीखते हैं कि उनका एक्सपीरियंस शार्क टैंक में कैसा था और उनके प्रोडक्ट को किस तरीके से लोगों को हेल्प करने में मदद करता है। चलो मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ स्वाति वखारिया मैम से। हेलो मैम। हाय। हेलो मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर चैनल। आज के सेशन में हम आपका एक्सपीरियंस पहले तो जानना चाहते हैं और ख़ास करके ये चीज़ जानना चाहते हैं कि नाभि के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स पहले सीजन में हमने देखे थे वो थोड़ा फनी वे में चला गया था, लेकिन आपने तो ये पूरा परसेप्शन ही अभी चेंज कर दिया है। तो पहले तो आप थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ और कैसी आपकी जर्नी रही। जब हमने नाभि सूत्र लॉन्च किया था तब ऐसा कोई सीजन 1 या शार्क टैंक तब तो नहीं था। हमने इसको एक बहुत बारीकी से देखा था कि आयुर्वेदा में जो कहा गया है कि 72,000 नाड़ियाँ आपके शरीर की नाभि से जुड़ी हुई होती है और एक मदर भी अपने वूम में एक बेबी से जब जुड़ा होता है तो वो नाभि के जरिए ही सारा नरिशमेंट, सारा न्यूट्रिशन लेता है। आयुर्वेदा में इसका काफ़ी महत्व दिखाया गया था और जिसको खुद ट्राई किया, मेरी डॉटर के लिए भी यूज़ किया और उसके बाद डॉक्टर से मिलके जब जाना तो पता चला नाभि चिकित्सा काफ़ी इफ़ेक्टिव वे ऑफ हीलिंग था और उसको हमने लेके एक ब्रांड लॉन्च करने का सोचा। तो तब ऐसा कोई परसेप्शन नहीं था, लेकिन सडनली जब सीजन 1 में एक नाभि से जुड़ी हुई कंपनी आई तो लोगों में ये एक हास्य का जरिया बन गया। और लोगों ने नाभि को ही, बेली बटन को ही एक मजाक समझ लिया। करेक्ट। वहाँ पे हमको लगा कि हम तो काफ़ी टाइम से इसको लेके चले जा रहे हैं, इस ब्रांड को अच्छे से सक्सेसफुली विथ गुड पॉजिटिव रिजल्ट्स लोगों में पाए थे और इसको लेके आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सडनली इसका एक इम्पैक्ट हमको हमारी ब्रांड में भी देखने को मिल गया। तो हमारे लिए और ज़रूरी हो गया कि हम अब शार्क टैंक में जाए और लोगों को ये बताए कि बेली बटन जो है वो एक अलग चीज़ है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे बॉडी का पार्ट है जहाँ से हीलिंग हो सकता है और लोगों का परसेप्शन हमको चेंज करना था। ट्रू नहीं, और आपने बखूबी ये किया। मैंने आपका पूरा एपिसोड देखा, पूरे एपिसोड में आपके जो प्रोडक्ट्स की बातें हो रही थी कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि नहीं यार ये थोड़ा फनी वे में जा रहा है बेसिकली। ठीक है, आपका पूरा ये एक हिसाब से देखा जाएगा तो मुझे जस्ट अभी आपने ही बताया कि 1-1.5 घंटे का पूरा सीन था, लेकिन हमें तो खाली 15-20 मिनट का। तो पहले तो मैम ये जानना चाहूँगा कि बैक सीन में क्या हो रहा था, मतलब आपके प्रोडक्ट्स अच्छे थे, आपके परफॉर्मेंस मार्केटिंग के बारे में उन्होंने बात की, तो थोड़ा सा मुझे अगर वो एंगल आप बता सको कि वहाँ पर क्या होता है एग्जैक्टली। वो जो 1.5 घंटे का स्पीच था तो उसमें विनीता मैम का कैसा रिएक्शन था? आई थिंक पहले फर्स्ट रिएक्शन उनका बहुत अच्छा था कि आप दोनों साथ में कैसे, इस तरीके का कपल तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया है दोनों साथ में, तो ये सीन कैसा था, इसके बारे में अगर हम बता सके तो। ये जर्नी पूरे 5 दिन की होती है। हमको बुलाया जाता है शॉर्टलिस्टेड या 4th-5वें राउंड के बाद, तो वहाँ पे 5 दिन जो हमने बिताया स्टूडियो में, उसमें से आई कैन से कि और दैट वेरी हैप्पीली कि वो 1.5 घंटे जो हमने टैंक में बिताया वो सबसे अच्छे, बहुत ही मज़ा आया था। वो सबसे अच्छे आवर्स थे हमारे एट शार्क टैंक और काफ़ी मज़ा आया उन लोगों के साथ डिस्कस करने का और द वे वो जा रहा था। बहुत ही बढ़िया लगा द वे विनीता ने हमको वेलकम किया वहाँ पे कि ऐसी जोड़ी तो अगले 5 साल तक नहीं दिखेगी। और जो सही की ही बात है, क्योंकि हमने वहाँ पे जब डिस्कस किया था कि हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहती है और मैं
ऐसे जॉइंट फैमिली में रहती हूँ जहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ और उनका हस्बैंड हमारे साथ रहता है, Correct, जो कि इंडिया में जल्दी दिखता नहीं ही नहीं है, जनरली हाँ। अपने जेठ के साथ और जेठानी के साथ एक जॉइंट फैमिली दिखता है, हमारा अलग जॉइंट फैमिली है। और जो कि हम लोग एज फ्रेंड्स सालों से एक दूसरे को सब जानते हैं और इस तरह से हमने बिजनेस में साथ में शुरुआत की थी। तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था कि बिजनेस में मेरे नंदोई जी ही हमारे साथ जुड़ गए थे, तो वो उनको काफ़ी अच्छा लगा था, एक अलग ही एंगल मिला था। और उसके बाद सारे शख्स के साथ हमने जैसे एक हंसी से ही शुरुआत हुई थी हमारे पिच की, और तब वो लोग भी काफ़ी अच्छे से हमको ये सारी चीज़ों के बारे में वो कर रहे थे, और उन्होंने हमको जस्ट बिकॉज ये बेली बटन के रिलेटेड है तो वैसे जज नहीं किया था। हाँ। देवर रेडी टू लिसन कि हम क्या नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और ये किस तरह से मदद कर सकते हैं लोगों की, क्या प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। तो उन्होंने उस पर फोकस करते हुए हमारी सारी बातें सुनी और उनके अच्छे अच्छे फीडबैक्स भी हमसे शेयर किए। उनको हमारा पैकेजिंग अच्छा लगा था, लोगो अच्छे लगे थे। सो ये सारी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव वे में हम वहाँ पे एक्सप्रेस और दिखा पाए। तो मैम फिर लास्ट में कहाँ पर मतलब मैं जस्ट देख रहा था तो हर किसी ने पहले तो प्रोडक्ट की अच्छाई की कि प्रोडक्ट सच में इफेक्टिव है, लेकिन लास्ट में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं फिर वो नेगेटिव जोन आते जा रहा था कि आपका एक प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, एक प्रोडक्ट अच्छा नहीं चल रहा है। तो बिहाइंड द सीन क्या हो रहा था वहाँ पर? मतलब मुझे ज़्यादातर तो उसी चीज़ को जानने में क्यूरियोसिटी है कि बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा था वहाँ पर, क्या बातें चल रही थी। क्या किसी ने शार्क टैंक के दौरान कुछ ऑफर दिया था जो हमने शायद लाइव टीवी पे नहीं देखा, या तो उसके बाद किसी ने कुछ कांटेक्ट करने की ट्राई की, ऐसा कुछ हुआ था वहाँ पर वैसा? सो वहाँ पे एज 1.5 घंटे तक का होता है और उनको दिखाना होता है सिर्फ 10-12 मिनट में, तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती है जो कि समझ सकता है। लेकिन उस टाइम पे जब ये पूरा डिस्कशन हुआ, वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हमको तब अमन गुप्ता ने बोला था कि मैं आपको मेंटरशिप ऑफर करता हूँ, जो कि एक काफ़ी बड़ा वैलिडेशन था मेरे लिए कि सबको हमारा बिजनेस आइडिया अच्छा लगा है, सबको दे सेड कि आप एज एंटरप्रेन्योर एज टीम भी हमको काफ़ी अच्छे लगे हैं। सो वो भी हमको एक काफ़ी बढ़ावा दिया हमको, तो हमको बहुत अच्छा लगा वो सारी चीज़ें। और वी आर स्टिल कीन के आगे जाके हम अमन गुप्ता से, और अगर कभी भी हमको मौका मिले 20-25 मिनट की मेंटरशिप का भी, तो वी विल बी रियली हैप्पी कि ऐसा कोई मौका हमारे आगे हमको जाके मिले तो। और जब बात आई कि जो कि एक नेगेटिव पॉइंट्स जहाँ पे हमको मिला था कि 54% आपका मार्केटिंग स्पेंड में हो जाता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि जो हम जिस नीश को लेके निकले थे उसके लिए अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी था। कोई मार्केट क्रिएटेड नहीं था, वी आर द कैटेगरी क्रिएटर। हमको लोगों को अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी था, और ना कि सिर्फ ऐसा कुछ है बट क्यों है, कैसे है, ये इसके बारे में लोगों से डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी था, जहाँ पे इज़ अ वे कि जहाँ पे आप कितना भी डिस्कस कर सकते हो, और फिर जब वो लोग उसको बिलीव करते हैं तब जाके आपका एक सेल होता है। सो वो मेरे लिए उसमें ज़्यादा अवेयरनेस पे स्पेंडिंग करना वाज अ थिंग। और धीरे धीरे तभी भी दूसरे एक शार्क ने भी तुरंत कमेंट किया था कि इनका अगर 54% है लेकिन स्टिल दे आर प्रॉफिटेबल, तो हमारे लिए उसको सेल्फ सस्टेनेबल वे में आगे ले जाना, जहाँ पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते बर्न करके जस्ट आगे उसको सिर्फ रेवेन्यू बेस्ड कंपनी बनाए। सो हमने धीरे धीरे एक सेल्फ सस्टेनेबल वे चुना था, और जिसको लेके शार्क्स तब पॉजिटिव भी थे। सो ओवरऑल ये जब हमारा एक जर्नी, जो मैं बताऊंगी जो भी टीवी पे आया अलग बात है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी रहा था। सो हम लोग को उसकी खुशी ज़्यादा है। ट्रू नहीं, और ये सच में होता भी बहुत रेयर लोगों के साथ है। आज अगर मैं पूरा इंडिया में अगर मैं देखूँ तो हज़ारों लाखों एंटरप्रेन्योर्स रहेंगे, लेकिन बहुत कम लोग इस तरीके से नेशनल टीवी पे आते हैं। Yes. और जिस तरीके से अभी आप बात कर रहे थे मार्केटिंग स्पेंड की, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि आज शार्क टैंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जहाँ पर एक बार शार्क टैंक पे लाइव टीवी पे आप आ गए तो आई डाउट कि अभी आपको और ज़्यादा मार्केटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली नेशनल टीवी पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पर आपके अभी ब्रांड नेम की चर्चा हो रही है, तो ऑटोमेटिकली वो एड्स रन होने लगी हैं। तो मुझे अभी इसके बारे में बताइए कि तो इस शार्क टैंक पे आने के बाद क्या चेंज हुआ है, मतलब किस तरीके से आपका परफॉर्मेंस चेंज हुआ है, किस तरीके का मार्केटिंग स्पेंड में ज़्यादा आपको रिजल्ट आने लगे हैं, उसके बारे में अगर आप बता सको तो। सो हमने ये देखा कि अब जो कि हमको पेड प्रमोशन के बाद, जो एडवर्टीजमेंट रन करने के बाद जितना रेवेन्यू हमको आता था, अभी सर्च बेस्ड और ऑर्गेनिक ट्रैफिक से जो रेवेन्यू आता है वो काफ़ी ही अच्छा रिजल्ट हमको दे रहा है। और
जब फॉर एग्जांपल पहले अगर हम दिन का 1 लाख कर रहे थे तो अभी ये बिजनेस हमारा दिन के 4 लाख से भी ज़्यादा हो जाता है। सो यहाँ पे हमको दिखता है कि ऑर्गेनिक का जो पावर है, एक बेस जो हमको चाहिए था और जो कि एक बूटस्ट्रैप ब्रांड बन के हम नहीं कर पाते कभी भी कि ऐसा कोई बड़ा प्लेटफॉर्म हमको मिलता है, लेकिन बिकॉज ऑफ शार्क टैंक हमको ये पूरा एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ से ऑर्गेनिक व्यूज़, ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमको बहुत अमेजिंग मिले और इंडिया का ये जो रिचुअल्स के प्रति जो उनका ट्रस्ट है वो भी हमको दिखा के बहुत सारे लोगों ने इसको परचेज किया है। नाउ ऐसी चीज़ें जो कि आयुर्वेदिक है वो हमारे लाइफस्टाइल में वापस आएगी, बिकॉज हमारा एम ही वही है कि टू रिवाइव एज ओल्ड रिचुअल्स इन आवर लाइव्स बैक, गोइंग बैक टू रूट्स, और वो अब वापस मुझे होता दिख रहा है। ट्रू नहीं, बहुत सही बात है। और अभी तो इनफैक्ट सीज़न 3 की मैं बात करूँ तो सीज़न 3 में मैं बहुत सारे आप जैसे एंटरप्रेन्योर को देख भी रहा हूँ जो ज़्यादातर लाइक पहले सीज़न 1 सीज़न 2 में लोग क्या परसेप्शन से जाते थे कि शार्क टैंक में जाके मुझे फंडिंग लेना है, मुझे पैसा लेना है, जबकि आपकी स्पीच से मुझे वो दिखा ही नहीं। मुझे जितने लोग ना बोल रहे उतने लोग उतने के बाद आप ज़्यादा स्माइल कर रहे हो, मतलब मुझे नहीं लगा कि आप फंडिंग के लिए वहाँ गए थे, मतलब एक नेशनल लेवल पे मार्केटिंग करने के लिए गए थे। तो ये चीज़ सच है या नहीं? मतलब सो हमारा आस्क भी तो वैसा ही था कि 3% फॉर 60 लैक्स, 60 लैक्स से एज सच उतना कुछ वैसे भी नहीं होता, लेकिन द आइडिया वॉज के एक अवेयरनेस हम क्रिएट कर पाए। मेन थिंग वॉज परसेप्शन चेंज कर पाए लोगों का, जो कि फर्स्ट सीजन में हो गया था और जहाँ पे हमको बहुत ही ज़्यादा नीड लगी कि हम लोगों को बताएं कि ये कुछ अलग चीज़ है जो हम कर पाए सक्सेसफुली वहाँ पे विथ अ पॉजिटिव नोट। तो फंडिंग तो बहुत बात की बात थी कि उसके लिए अपॉर्चुनिटी शायद उसके बाद भी आई है, आगे भी आती रहेगी, लेकिन जो मेन पॉइंट था इस समय पे हमारा बिजनेस जहाँ पे अभी 4 साल के बाद खड़ा है, तो इस टाइम पे फंडिंग से कहीं ज़्यादा ज़रूरी था ये परसेप्शन को बदलना और अवेयरनेस लाना। सो वो बहुत पॉजिटिवली वहाँ पे हुआ। नहीं, और आपने सक्सेसफुली वो किया भी बहुत अच्छे तरीके से। अभी लाइक लोग वो फनी पार्ट को भूल करके एक्चुअल उसके रिजल्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मतलब शार्क टैंक में हमने आपका वो जो 10-15 मिनट का वीडियो देखा उसमें फन पार्ट तो था, लेकिन मुझे आई एम वेरी मच श्योर जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सारी हंसी मजाक वहाँ पर हुई रहेगी। तो मुझे उसके बारे में बताइए कि बिहाइंड द सीन क्या हुआ था, कितना हंसी मजाक वहाँ पर हो रहा था? सो हमारी पिच की शुरुआत ही कहीं ना कहीं हंसी से शुरू हुई थी और इसीलिए वो पूरा माहौल ही जो था काफ़ी लाइट हो चुका था तब, और सारे के सारे शार्क्स काफ़ी ही हंसी मजाक से एक दूसरे के साथ भी मस्ती कर रहे थे, हमारे साथ भी काफ़ी मस्ती कर रहे थे। और जैसे मेरे को फाउंडर है वैभव शाह, वो भी काफ़ी जॉली किस्म का इंसान है और काफ़ी मस्ती वो भी कर रहा था वहाँ पे, और वो जैसे अलग अलग बिजनेसेस में इन्वॉल्व है। सो देवर लाइक कीन के किस तरह से आप मैनेज करते हो, क्या करते हो। इवन तब एक शार्क ने कमेंट भी कर दी थी कि आप तो लग रहा है कि बड़ौदा को बचाने भी निकल पड़ोगे रात को सुपर हीरो बन के। तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर काफ़ी कमेंट्स चल रहे थे और समहाउ वो एक ऐसा ही माहौल बन गया था जहाँ पे हंसी मजाक बहुत ही अच्छे से जा रही थी। तब अमन गुप्ता एंड अनुपम मित्तल भी एक दूसरे की टांग काफ़ी खींच रहे थे। सो ओवरऑल इट वाज क्वाइट फन और काफ़ी एंजॉय किया हमने। सुपर, बहुत बहुत अच्छा। मैम ये चीज़ से मैं आपका थोड़ा सा जर्नी जानना चाहूँगा। मतलब अभी आप बता रहे थे कि आपके साथ जो पार्टनर है वो आपके फैमिली में साथ में है, जॉइंट में है, तो ये आपका ओवरऑल जर्नी कैसा रहा? मतलब आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए, कौन से कहाँ से आपने शुरुआत किया? थोड़ा अगर आप अपना जर्नी बता सको इसके बारे में तो। जी, सो मेरा पूरा ना एक्सपीरियंस जितना भी मेरा 15 साल का एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी रहा है और वो ज़्यादातर मैंने मेरा टाइम डिजिटल मार्केटिंग में स्पेंड किया था। एसईओ, जब जिस ज़माने में एसईओ का मतलब इंडिया में लोगों को नहीं पता था, मैं उस ज़माने की बात कर रही हूँ जब फेसबुक के पेज कोडिंग करके बनाने पड़ते थे, ऐसे क्रिएट अ पेज का ऑप्शन नहीं था। तो हम लोगों के लिए कोड करके पेज भी क्रिएट करते थे फेसबुक पे इंटरनेशनल मार्केट के लिए, और वहाँ पे ये सब काफ़ी स्प्रेड हो चुका था, वहाँ का ई कॉमर्स मार्केट काफ़ी बिल्ड हो चुका था। तब जब मिंत्रा एक कस्टमाइज कप की कंपनी थी, कस्टमाइज टी शर्ट मग्स वगैरह बनाया करती थी, क्योंकि यहाँ पे ई कॉमर्स का कोई चलन था ही नहीं। तो उस ज़माने में जब मैंने ये सीखा है एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग, जिसको सीखती गई, और विथ टाइम जब मैं मेरे मदरहुड की जर्नी में मैं जब एंटर हुई, तब मुझे ये एहसास था कि बहुत सारे लोगों की ब्रांड पे तो मैं वर्क कर ही चुकी हूँ, उनकी ब्रांड बिल्ड कर चुकी हूँ, बट अब मुझे खुद की एक ब्रांड बिल्ड करनी है। और उस टाइम पे अगर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ वन ऑफ द की, कि क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहोगे। वो एक समय था जब मैं भी एज ए न्यू मदर खुद के ही हेयर एंड स्किन के लेके इश्यूज़ को लेके कुछ फेस कर रही थी, जहाँ पे मुझे सोल्यूशन चाहिए था।
अब ऐसा नहीं सोचा था कि आयुर्वेदा में ही कुछ करना है, नहीं, मैंने 10-12 अलग अलग नीश को एनालाइज करना शुरू कर दिया था और तब ये पर्टिकुलर एरिया एज खुद के ही सोल्यूशन के लिए मैंने चूज़ किया था। बट जब मैंने देखा तो पता चला कि बेली बटन ऑयल्स की ऐसी कोई ब्रांड मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ना ही लोगों को इसके बारे में पूरी नॉलेज है। तो इसीलिए मैंने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को पिक किया और 4 साल पहले मैंने इस ब्रांड को लॉन्च किया था। तो हमारे समाज में बहुत बार ये होता है और समाज में बहुत बार ये माना जाता है कि लाइक वुमेन ज़्यादातर ये करती है कि मैरिज के बाद घर पे रहती है, और ये परसेप्शन आपने चेंज कर दिया है। लाइक आज मेरे ख्याल से शादी के बाद आपका एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी चालू हुआ है, उसके पहले कुछ और था। तो इट इज़ रियली रियली वेरी अप्रिशिएबल। मैं एक जॉब क्लास फैमिली में बड़ी हुई हूँ और मुझे ऐसा तो था कि मैं शायद आगे जाके कुछ करूँगी, लेकिन क्या करूँगी वो नहीं पता था। और मैं एक प्राइड से ये बोल सकती हूँ कि मैंने जितनी भी चीज़ें सीखी है मैंने ससुराल में आके बिज़नेस का एंगल पूरा समझा है। तो मेरे ससुर और मेरा हस्बैंड, सो वो लोग सब लोग काफ़ी बिजनेस सेंट्रिक है और वहाँ से ही मैंने अपनी लर्निंग की हुई है ज़्यादा। और इवन जब मैं एक ऐसे फेज़ पे थी आफ्टर माय मदरहुड, तो लोग जो बोलते हैं कि फीमेल ही फीमेल को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन मेरे केस में मैं ये बोल सकती हूँ कि जब मैं ऐसे मेंटली जब थोड़ा सा भी वीक हो रही थी कि इसके बाद मैं काम कैसे कंटिन्यू करूँगी, क्या करूँगी, कर भी पाऊँगी कि नहीं, तब मुझे ये पुश मेरे मदर इन लॉ ने ही दिया था कि आगे बढ़ो, वरना यहाँ पे अटक जाओगे तो समझ में भी नहीं आएगा अब फिर कब जाके मौका मिलेगा। सो प्लीज़ करते रहो, जो भी किया है अब तक जितना सीखा है उसको यहाँ पे स्टॉप मत कर दो। और तब मैं बाहर निकली, तब मैंने आगे वापस से कुछ नया करने का ठान लिया और फिर इसको मैं कर पाई, लॉन्च कर पाई ब्रांड को। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक सपोर्टिव फैमिली अगर आपके पीछे खड़ी होती है तो आप बहुत कुछ कर पाते हो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मैं भी अभी वही बताने वाला था कि एक फैमिली का सपोर्ट मिलना, एंड यू आर द लकीस्ट पर्सन। और वो तो वो चीज़ तो है ही। ज़्यादातर विमेंस के लाइक बैक ऑफ द माइंड में यही होता है, लाइक वो बहुत बार हार जाते हैं, भले वो उस फैमिली कितना भी सपोर्ट करें, लेकिन वो कभी कभी हार जाते हैं कि नहीं यार ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझे नहीं करना है। वो विल का भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको आज कई वुमेन सुन रहे हैं तो आप उनको एक छोटा सा क्या मैसेज देना चाहोगे, जो लाइक बहुत बार सेल्फ पे ही डाउट करने लगते हैं कि नहीं यार क्या मैं कर पाऊंगी, मेरा तो लाइफ ऐसा ही है वैसा ही है, तो क्या एक मैसेज आप उनको देना चाहोगे? हमेशा जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है फॉर फीमेल, ज़्यादातर मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप ऐसा कोई पर्टिकुलर एरिया चुने जहाँ पे आपकी स्किल सेट हो, उसी को एक बेस बना के बिजनेस में आगे बढ़े। अगर आपकी कहीं ना कहीं कोई भी एक स्किल होती है तो जिसको ही एक अच्छा वो बना सकते हो कि उसके बेस पे बहुत कुछ हो सकता है। एंड देन कभी भी अपने लिमिटेशंस को भी ध्यान में रखो। कोई बात नहीं कि लिमिटेशंस है ओवरकम कर लो, नहीं, ज़रूरत नहीं है कि ओवरकम ही किया जाए। मेरे पास लिमिटेशन था फंडिंग का और मेरे पास लिमिटेशंस था टाइम का। तब मैं सिर्फ 2 घंटे आ पाती थी ऑफिस, और तब मुझे जब मेरी ब्रांड नई है, मुझे लॉन्च करनी है, तब सिर्फ 2 घंटों में मुझे वो पूरा काम निपटाना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो मेरे लिए वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग रहा कि मैं इसको एग्जैक्टली मार्केट में किस तरह से कैसे लाऊंगी। लेकिन वहाँ पे गिव अप नहीं किया, अपने लिमिटेशंस को है उसको एक्सेप्ट किया और फिर उसके आजू बाजू मैंने पूरा बिजनेस मॉडल बिल्ड किया कि अगर मेरे पास इतना ही फंड है और इतना ही टाइम है, कोई बात नहीं, लिमिटेड टाइम में मैं कैसे डील कर पाऊंगी और लिमिटेड फंड से कैसे लॉन्च कर पाऊंगी। तो वही एक प्लानिंग करना होता है, सही प्लान करके गिव अप किए बिना अगर आप करते हो तो आप आगे उसको पक्का से कर ही पाएंगे। एक और चीज़ मैं मुझे जाननी थी, बहुत सारे विमेन एंटरप्रेन्योर का ऐसा रहता ही है कि हाँ चलो मैं इस चीज़ को क्या बिजनेस बना लूँ, क्या वो चीज़ को बना लूँ, जैसे आपने बताया कि उनकी स्किल उनको जो आती है उसके हिसाब से उनके इंटरेस्ट एरिया में, तो क्या आप उनको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड कर पाओगे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई ब्यूटी में अच्छा है, किसी ने आपके जैसे प्रोडक्ट्स बना लिए, तो उनको फर्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए, सेकंड स्टेप क्या करना चाहिए, थर्ड स्टेप क्या करना चाहिए? जैसे अभी आपकी जर्नी है, प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट लॉन्च, ब्रांडिंग, इस तरीके से अगर आप उनको वो जर्नी बता सको तो। जब भी कुछ नया करने का अगर सोचा है तो सबसे पहले तो आप क्वालिटी पे पूरा फोकस होना चाहिए और कौन सा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, आप सॉल्व किस तरह से कर पा रहे हो। तो खुद के प्रोडक्ट्स पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है सबसे पहली बात। और अगर वो कॉन्फिडेंस आप में है, वो आपके काम में दिखता है और वो आपके ग्रोथ में दिखता है। तो मेरे लिए वो बहुत सेटिस्फैक्टरी था कि जो बिल्ड किया है वो बहुत अच्छा है, अब तो मार्केट में जाके तोड़ देंगे। वो हमने आगे बढ़ाया। तो आप भी उस तरह से जो भी बना रहे हो पहले खुद सेटिस्फाई हो जाओ कि नहीं, मैंने जो क्रिएट किया है वो बहुत अच्छा है, अब इसको मैं आगे ले जाऊंगी। और आगे ले जाने के लिए जब फाइनेंसेस की बात आती है तो
मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि गवर्नमेंट्स में काफ़ी पॉलिसीज़ है, बहुत सारे स्कीम्स अवेलेबल है। तो जैसे मुद्रा स्कीम जो मोदी जी ने लॉन्च की थी, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और मुझे बीइंग वुमन एंटरप्रेन्योर जिस तरह का सपोर्ट इस तरह की अलग अलग स्कीम्स एंड पॉलिसीज से मिल सकता है फ्रॉम बैंक्स, तो वो मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा। मुझे एक बहुत अच्छा बूस्ट मिला ग्रोथ के लिए, क्योंकि मैंने एक छोटी सी 40 लाख की लोन ले पाई मैं, फिर 1.5 करोड़ की लोन मुझे मिली। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे आसपास है लेकिन हमको पता नहीं होती कि कहाँ से क्या करना है, तो इसका एक अवेयरनेस आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो कि क्या कहाँ से लेना है। तो एक फाइनेंसेस का बैकअप आपको मिल सकता है गवर्नमेंट की ओर से, एंड उसको एक बेस बना के, अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे मिल रहे, 3 घंटे मिल रहे, रुके बिना अगर आप ये सारा एक स्मार्टली प्लान करके आगे कर रहे हो तो मिलेगा सारा सपोर्ट, यहाँ वहाँ से मिलेगा। प्लस एक चीज़ है कि आप अपने काम को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, बाकी सब भी उतना ही इंपॉर्टेंस देंगे। अगर आप कहीं ना कहीं रुक रहे हो कि नहीं आज तो फिर मुझे यहाँ पे इनके लिए ये करना है और मैं ये नहीं कर पाऊंगी, तो आप अगर इंपॉर्टेंस अपने काम को नहीं दे पा रहे हो, किसी और से नहीं मिल सकता है जल्दी। तो उसको उतना ही डेडिकेटेडली आपको देखना है बिजनेस को, और फिर अगर उसको आगे बढ़ाओगे तो चलना ही चलना है। ये सच है, बहुत सच है। और मैं मुझे एक चीज़ और जाननी है कि ज़्यादातर वुमेन्स आज लाइफ को बैलेंस कैसे करें, मतलब अपना प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, किस तरीके से घर को संभालना, किस तरीके से बिजनेस को संभालना, और आपने ये कैसे किया? मैं वो चीज़ जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। सो अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप करने की ठान ही ली है तो सबसे पहली ज़रूरत इवन बिजनेस में होती है सिस्टम बनाना। और एक अच्छी सक्सेसफुल सिस्टम अगर आपके पास बिजनेस के लिए है तो वही सेम चीज़ आपको घर के लिए भी करनी ही पड़ेगी। सो वहाँ पे एक अच्छी सिस्टम ड्रिवन फ्लो सेट करना कि सुबह का क्या कहाँ से होगा, कितना पार्ट आप कर सकते हो अपनी ओर से और कितना नहीं। तो उसका पूरा बेस बना के अगर इसको सही से स्मूथली आप रन कर पाते हो तो बैलेंस करना थोड़ा सा आपको मैनेजेबल हो जाता है। मैं नहीं बोलूँगी ईजी है, ये बिल्कुल भी ईजी नहीं है। और हमेशा ऐसा फील आता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह गया है दिन में करना। सो वो एक पार्ट है ही जो आपके साथ चलता रहेगा। अगर मेरी डॉटर, इवन मेरी ऑफिस में भी ये माहौल है कि कभी भी मेरी डॉटर एंटर करती है, मैं उसको होमवर्क भी वहाँ पे करवाती हूँ वाइल इवन वर्किंग एट ऑफिस। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा अलग से एज वुमेन एंटरप्रेन्योर आपको हैंडल करनी पड़ती है। स्टिल मैं खुश हूँ कि मैं तो भी अगर उसके कोई भी क्लासेस होता है, म्यूज़िक क्लास है, दूसरा क्लास है, तो मैं उसको भी मैनेज करने की पूरी कोशिश करती हूँ और जा भी पाती हूँ, उसको ड्रॉप पिकअप एवरीथिंग। तो साथ साथ में अगर आप एक ऐसा फ्लो सेट कर पाते हो तो एज वुमन एंटरप्रेन्योर आपको एक सेटिस्फैक्शन भी रहता है कि नहीं आप कर पा रहे हो जो भी आपने सोचा है। और अदर साइड जो आपका बिजनेस का भी जो एंगल है वो भी कहीं ना कहीं आप वो नहीं सफ़र नहीं हो रहा। सो इट इज़ गुड टू बैलेंस, और मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने मेरी पूरी सिस्टम ही ऐसे बिल्ड की है उसके आसपास। नहीं 100%। और आपने ये बहुत अच्छे तरीके से किया, ये फैमिली को भी संभालना, बच्चों को भी संभालना, बिजनेस को भी संभालना, और बिजनेस में भी इतने सारे प्रोडक्ट्स को लेके आना, रिसर्च करना, स्क्रैच से लेके इतना डिज़ाइन करना, लाइक इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। बहुत अच्छा काम किया है। मुझे एक क्वेश्चन है कि जब भी आपने ये प्रोडक्ट बनाया, जब भी आपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, तो मैं शार्क टैंक में देख रहा था कि ये प्रोडक्ट तो बिक रहा है लेकिन परफॉर्मेंस मार्केटिंग की वजह से वो लोग बोल रहे जब जिस दिन ऐड चलाना बंद कर दिया उस दिन ये प्रोडक्ट का सेल डाउन हो जाएगा। समथिंग कुछ अराउंड 54% तो आपका मार्केटिंग स्पेंड पे जा रहा है, ऐसा कुछ बता रहे थे। तो आपका क्या मानना है कि क्या सच में इतना मार्केटिंग करना चाहिए या ऑर्गेनिक मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे मैंने जब शुरू किया था 4 साल पहले, तब जो फेसबुक तब जो हमको स्पेंड के अगेंस्ट ROI देता था, और अब 4 साल के बाद जो एल्गोरिदम चेंज होके करंट फेज में जो फेसबुक और इंस्टाग्राम है वो काफ़ी अलग है। तो तब हम अगर फॉर एग्जांपल कुछ भी स्पेंड करेंगे तो उसका 7x तक रिटर्न हमको दिखता था। तो जब कोई ब्रांड बूटस्ट्रैप होती है तो उनके पास ऐसा कोई बेस नहीं होता, ऐसा कोई फंडिंग का वो वे नहीं होता कि जिसको बहुत ज़्यादा स्पेंड करके पहले ब्रांडिंग किया जाए फिर आप अपना जर्नी शुरू करो। हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो एक सर्कल को कंप्लीट करें और उसमें से कुछ अमाउंट एटलीस्ट कंपनी में वापस आए, जिसको री इन्वेस्ट करके वापस कुछ किया जाए। सो हमारा पूरा बेस ही वही था, और इसीलिए हमको एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग का जरिया यूज़ करना पड़ा। उसी को एक फोकस करके हमको लोगों तक धीरे धीरे ROI बेस्ड गेम में ही हम इसको सस्टेन कर पाते, इसलिए हमने उसी को वो किया। लेकिन जिस तरह से फेसबुक और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम चेंज होता है और वो जो बढ़ता रहता है,
कॉस्टिंग, उसी की Correct. वजह से हम कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग तक चले गए। Correct, लेकिन तभी हमने रियलाइज़ किया कि हमारी जो टिकट साइज़ थी वहाँ पे भी काफ़ी लाइक मैनेजेबल प्राइस के प्रोडक्ट्स थे हमारे। लेकिन जब सोशल मीडिया इतना कॉस्टली हो रहा है तब हमने भी फोकस किया कि हम दूसरे और कौन कौन से सोल्यूशंस को वापस मार्केट में ला सकते हैं और जहाँ पे हम इसको और फर्दर सस्टेनेबल बना सकते हैं। सो धीरे धीरे जैसे दूसरे एक प्रोडक्ट की बात निकली कि आपका एक दूसरा प्रोडक्ट है जो कि हीरो प्रोडक्ट बनता जा रहा है। सो तभी भी हमारा यही था मानना कि नाभि सूत्र इटसेल्फ इज़ अ यूनिक कॉन्सेप्ट जो कि नहीं था मार्केट में, हम लाए हैं। तो हम कभी भी वाइट लेबलिंग नहीं करते कि कोई दूसरी कंपनी ने जो 4 फॉर्मुलेशन बनाया उसी को हमारे ब्रांड नेम से चिपका के बेच दो मार्केट में वापस, हम नहीं करते ऐसा। हमारा मानना है कि जो एंशिएंट रिचुअल्स जो हमारी थी उसमें से क्या हम हमारी लाइफ में वापस लाए। तो इसी तरह से हमने ढूंढा कि शतधोत घृत, जो जिस क्रीम की वो लोग बात कर रहे थे वो है शतधोत घृत 100 टाइम्स वॉश काउ घी, जो कि कॉपर वेसल में बनाया जाता है और उसको बनते हुए काफ़ी टाइम भी लगता है। लेकिन वो पूरे जो घी के पार्टिकल्स होते हैं वो इतना माइन्यूट कर लेता है कि वो आपके स्किन में काफ़ी डीप उतर के नरिशमेंट दे सकता है, जिसका सालों से डॉक्टर्स एक हीलिंग रेमेडी की तरह यूज़ करता है, दवाई की तरह यूज़ करते आए हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर्स। उसको हम रूटीन में लाए कि जिसकी मदद से लोग अपने ब्यूटी और स्किन के रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ को सॉल्व कर पाए। तो जहाँ पे केमिकल्स तो नहीं थे लेकिन ऐसे इंग्रेडिएंट्स थे जो कि स्किन को नेचुरली इम्प्रूव कर सकता है, रिपेयर कर सकता है। तो अगर आप ऐसे कॉन्सेप्ट्स को ही अगर लाओगे मार्केट में तो ये बात तो है कि जहाँ पे नाभि सूत्र जो कि हैबिट फॉर्मिंग, जहाँ पे हमको एक नई हैबिट लोगों की लाइफ में डालनी थी, वहाँ पे हमने एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट वापस लाया मार्केट में जहाँ पे हैबिट फॉर्मिंग वाजंट द पार्ट, क्योंकि ये आपका रूटीन है, आपको क्रीम की ज़रूरत मॉर्निंग में एंड नाइट में पड़ती ही है। तो वहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ यूनिक फॉर्मुलेशन दिया उनको, तो जहाँ पे हैबिट फॉर्मिंग का पार्ट हमारा बच गया। और जब हमने ये मार्केट में लॉन्च किया तो उसने बहुत ही अच्छे से पिकअप कर लिया। दैट्स व्हाई वो हमारा हीरो प्रोडक्ट बन गया विथ लिमिटेड स्पेंडिंग ऑन इट। सो दैट्स हाउ ये पूरा जर्नी रहा हमारा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एक चीज़ अभी जस्ट आप प्राइसिंग के बारे में बता रहे थे तो मैं उसी के रिलेटेड क्वेश्चन था। कुछ शार्क टैंक में ये भी बात हो रही थी कि आपकी जो प्रोडक्ट है 900 रुपीज़ के है, इतना महंगा है, दूसरे लोग क्या सस्ते में है, तो क्या आपके कोई ऐसे कॉम्पिटिटर है? एक और सवाल इसी के रिलेटेड मेरा था कि जब आप इस इंडस्ट्री में आ रहे थे आयुर्वेदा और ये सारी चीज़ें, तो क्या बैक ऑफ द माइंड आपको ये कभी डर नहीं लगा था कि यार इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, पतंजलि एंड ऑल, जो सालों से इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो क्या क्या वो सीन था? मतलब किस तरीके से उनसे भी उनके कोई प्रोडक्ट के साथ कॉम्पीट करना है, उनके प्राइस बैंड पे कॉम्पीट करना है, और अगेन बूटस्ट्रैप, हमारे पास तो फंड है नहीं, तो कैसे ये सारी चीज़ों को मैनेज किया आपने? अगर कोई बड़ी ब्रांड की बात करूँ तो वो फियर अभी तक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर कुछ आपने नया किया है, आपने कैटेगरी क्रिएट तो कर दी, लेकिन जैसे अभी ही शार्क टैंक के एपिसोड में बात हुई कि एक जोमेटो होगा तो वहाँ पे एक स्विगी आएगा ही आएगा। सो फॉर अस हमने कैटेगरी क्रिएट तो कर दी, लेकिन कितने सारे कॉपी प्रोडक्ट्स से लेके बहुत सारे कंपटीटर्स आएंगे ही, और वो शुरू हो चुका हमको दिखता है। सो ऐसे टाइम पे खुद को थोड़ा स्टैंड आउट करना और बीइंग पायोनियर, एक वो हमेशा आपका फर्स्ट मोर एडवांटेज को लेके आगे बढ़ना, सो वो एक हमारे चैलेंज थी ही। एंड दैट्स व्हाई इवन शार्क टैंक इंडिया वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि बीइंग पायोनियर ये लोगों तक पता चले कि हमने शुरुआत की है, वी आर द कैटेगरी क्रिएटर, और वो मैसेज पास करना भी बहुत ज़रूरी था। तो वो भी हम लोग वहाँ पे कर पाए इसकी मदद से। सो जब वहाँ पे प्राइसिंग की बात निकली थी तब विनीता ने ये क्वेश्चन रेज किया था कि आप 900 रुपये का ये जो बेच रहे हो वो मुझे काफ़ी कॉस्टली लगा है, और तभी ही अनुपम मित्तल ने उनको आगे आंसर दिया था ऑन आवर बिहाफ, ये भी रहे लेकिन साथ में डिसिप्लिन भी ला रहा है। वो क्यों बोला था? क्योंकि हमने इस प्रोडक्ट की जब ये बात चल रही थी तो अगर आप इस प्रोडक्ट को देखेंगे सो यहाँ आपके स्टेन्स को वहाँ पे स्टॉप करेगा, इंस्टेड जब हम देखते हैं तो पीलो पे स्टेन भी होते हैं। तो हमने एक थॉटफुल एक थेरापी बॉक्स बनाया जो कि लोगों को पसंद आए। नाउ यहाँ पे इसमें जो भी ऑयल्स है, हमने जब इसका बनाया था और जब हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बात कर रहे थे तब देखा कि जब हम बड़ी बड़ी ब्रांड का जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे उनको जब पूछा कि ये सारे थेरापेटिक ग्रेड के ही है ना ऑयल्स, सो दे आर लाइक कि हम तो डील ही नहीं करते थेरापेटिक ग्रेड में,
इट्स लाइक कि जो भी ऑयल्स वो लोग यूज करते हैं ये हेयर ऑयल के लिए, वो सारे कॉस्मेटिक ग्रेड के थे, और हमको चाहिए था कि ये सारा चीजें हम सिर्फ बालों को ऑयल नहीं कर रहे, हम हीलिंग कर रहे हैं। और हमने फिर थेरापेटिक ग्रेड के ऑयल्स, इवन ये कहाँ से आएंगे क्या आएंगे से लेके शुरू करके इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करवाया, और जो कि काफी इफेक्टिव रहा। अगर अनियन ऑयल लिखा है तो अनियन ऑयल मिलता है इसमें, और जिसकी वजह से रिजल्ट्स काफी अच्छे दिखे। जहाँ पे हमने स्मेल पे प्रोसेस नहीं किया कि इसकी स्मेल खराब आएगी, हम लोग यही बोलते हैं कि स्मेल शायद ना पसंद आए बट ये रिजल्ट देगा। तो हमने उस तरह का जब थेरापी बॉक्स क्रिएट किया, और उसको अगर कुछ प्राइस से अगर डिफरेंशिएट हो रहा है बट वहां पे वर्दी लगा उनको, क्योंकि उनको एक पूरा सोल्यूशन मिल रहा था जो कि बहुत कि 100 ml का ऑयल है जो कि फैमिली मेंबर्स में सब यूज करते हैं, और फिर बोल देते हैं एक एक बार यूज करके कि ये तो नहीं काम किया। यहाँ पे आपको 12 वायल्स यूज करके ही बोलने का मौका मिलेगा कि अब ये आप पे काम किया कि नहीं। तो आप खुद जज कर सकते हो अपने इस हेयर ग्रोथ एंड हेयर फॉल कंट्रोल की जर्नी को। मैम ये शार्क टैंक के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। ये शार्क टैंक का फॉर्मेट हमें दिखता तो यहाँ पर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल कभी अगर आपको मौका मिले एज अ शार्क वहां पर आने का, या आपको मौका मिले उनके फॉर्मेट में कुछ चेंज करने का, तो कौन सी ऐसी चीज रहेगी जो आप चेंज करना चाहोगे? अगर आगे जाके ऐसा कभी भी हुआ, मैं खुद के एक्सपीरियंस से ये बोलना चाहूंगी कि जब मैं वहां पे जा रही थी और जब मेरे सामने एक सिमिलर चीज जो पुराने सीजन 1 में हुई थी, या बहुत सारे अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स का मैं देखती हूँ कि एक नेगेटिव जो एक्सपीरियंस रहता है, सो उनकी एक लाइन या आपके बिजनेस को बिगाड़ भी सकती है या बना भी सकती है। तो मैं जब जा रही थी वहां पे, मैं अपने 4 साल की मेहनत को दाव पे रख के जा रही थी कि इतना काम किया है इस पे और इतने लेवल तक पहुंचे हैं, अगर एक नेगेटिव कमेंट भी आई तो जिसका सीधा ही इम्पैक्ट हमारी मेहनत से बनाए हुए इस बिजनेस पे पड़ सकता है। सो एज अ शार्क अगर मैं होती तो मैं हर एक सेंटेंस पे काफी कंट्रोल करती, और दिमाग में ये रखती कि अगर इवन कोई फीडबैक दे भी रही हूँ तो सामने वाले की जर्नी पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, ना कि नेगेटिव इम्पैक्ट। अगर कुछ बोलना भी है तो शायद ऐसे वे में कन्वे कर पाती कि जिससे शायद कोई नेगेटिविटी ना क्रिएट हो, तो वो एक शायद चेंज लाने की कोशिश करती। बट इवेंचुअली ये पूरा एक टीआरपी का प्लेटफॉर्म है, तो शायद जो हो रहा है वो भी शायद सही ही वे में हो सकता है। सो नॉट श्योर अबाउट इट। नहीं, और ये चीज तो सही है। बहुत सारे शार्क्स को मैंने देखा है कि लाइक वो नेशनल टीवी पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज बोल देते जिससे उसके बाद में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब मैं कुछ ऐसे भी फाउंडर्स को मिला हूँ जिनके बारे में लाइक लोग ये शार्क्स ने, अर्शनीड ग्रोवर हो या अमन हो या किसी ने ऐसे शब्द यूज कर लिए जो शायद उनके पर्सनल लाइफ को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, और वो उनके साथ जुड़े हुए रहेंगे सालों साल लोग उनको देख के वही चीज रिवाइंड करते हैं। आप भी तो कुछ बता रहे थे, आपका भी कुछ ऐसा स्टोरी हुआ था। जैसे छोटे छोटे लोग, अभी जैसे मैं बोल रही हूँ कि अभी हमने शार्क टैंक में गए, हम बहुत सारे फीडबैक्स लेके आए हैं, तो लोग जब हमको मिलते हैं उनके पास फीडबैक्स ही होते हैं देने के लिए। हम फंडिंग लेके निकले होते हैं तो एक वैलिडेशन मिलता है, लोगों के पास फंडिंग होता देने के लिए। एम वाज नॉट दैट कि हमको फंडिंग चाहिए, सो वी आर नॉट येट रेडी फॉर इट। बट अगर ये जो फीडबैक्स मिले हैं, जब मैं एक छोटे बच्चों की बर्थडे पार्टी में गई थी एक जगह पे, जहाँ पे ऐसे 4th 5th स्टैंडर्ड के बच्चे थे और वो लोग भी जज कर रहे थे। आई वाज लाइक कि इतने सारे बेबी शख्स को कहाँ से मैं मिलने लगी, एंड वो लोग मुझे कर रहे थे, अरे आप वहां पे और ज्यादा उनसे आर्ग्यूमेंट करते तो शायद हो जाता ना आपका भी वहां पे फंडिंग सेट। ओके हो सकता था। अभी ये 4th 5th स्टैंडर्ड वाले बच्चे भी आपको जज कर रहे हैं, सो इट इज लाइक एक अलग ही एक्सपीरियंस था ये, कि आजकल बहुत अच्छी बात भी है कि इतने छोटे बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको ऐसी चीजें पता चल रही है जो हमारे टाइम पे हमको नहीं पता थी। हमें सीखने में इतने साल लग गए, और ये देख करके मतलब ये शार्क टैंक का ये बहुत अच्छा पहुंच गया है। हर यंगस्टर आज उसे देख रहा है और उसकी वजह से सीखने तो बहुत कुछ मिलता है। तो खाली शार्क्स को अभी ये बैक ऑफ द माइंड रखना चाहिए कि उनका एक स्टेटमेंट। अच्छा, एक चीज और मुझे पूछना था कि जरूरी नहीं है कि नेशनल टीवी पे ही ऐसा कहा जाए। मुझे ऐसे बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा होता है कि मैंने शार्क टैंक में मैं गया, मैंने बात किया उनसे, सारा मेरा बिजनेस की बातें हुई, लेकिन ऑफ द कैमरा भी कुछ शार्क से बात हो सकती है? ऑफ द कैमरा भी वो शो खत्म करने के बाद भी क्या वो नहीं?
अच्छा नहीं हो सकती तो है। हमारे एक्सपीरियंस में हम उनको मिले वो सिर्फ और सिर्फ टैंक का जो टाइम था 1.5 आवर, उतने ही टाइम तक हम लोग थे। और उसके आसपास आपको दिखते भी नहीं है कि जस्ट कहीं पे आते जाते हुए दिख गए दूर से। इसके अलावा ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता कि आपको सीधा उनसे कनेक्ट करने की पॉसिबिलिटी होती है, या फिर ऐसा कुछ स्क्रिप्टेड है, या फिर टिल हमारा सेट वो स्टूडियो में गया तब तक उनको ब्रांड नेम भी नहीं पता होती कि कौन सा नेक्स्ट आएगा एक कंटेस्टेंट। क्वेश्चन मेरा हमेशा उसमें रहता है, मैं बहुत क्यूरियस हूँ। कोई भी आके शार्क जे भी सामने प्रेजेंट करते रहते तो वो लोग अपने पेपर पे कुछ तो टिक मार्क करते जी। रहते हैं, तो पेपर में क्या लिखा रहता है? मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार वो तो अभी तक मेरे लिए भी क्यूरियोसिटी है। और मुझे लग रहा है कि ये अनुपम मित्तल के पास तो मेरे ख्याल से वो डायरी में कैलकुलेटर रहेगा, जैसे आप बोलो जी। वैल्यूएशन निकाल लेते हैं। जी, उनका मतलब- वो मेंटल मैथ चलता ही रहता है। और तब हाँ। हमको लगता है हमारे एक क्वेश्चन के ऊपर से उन्होंने कहाँ तक का पूरा अंदर कैलकुलेशन बना लिया कि कब तक रिटर्न्स आ सकते हैं। Correct. और मेरा वे आउट है, मैं इन्वेस्टमेंट बेस्ड पूरा प्लान नहीं करती। तो जैसे हम उस एंगल से नहीं सोचते कि इतने अभी हमने वो किया है तो इतना गुना होके प्लान के बारे में Yes. बात करें तो मैं वही सोच रहा था, मैं बोला कहाँ तक सोच लिया कहाँ इन्होंने। तक सोच लेते और हैं, शायद इसी based on रीजन की वजह single से point. हाँ इसी की यही रीजन की वजह से शायद आज वो Shark ये है। लेवल पे है। और उन्होंने तो इतने सारे कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ भी है, जी। तो उनको सारा इन एंड आउट पता जी। है इस चीज का। परफेक्ट। ये प्रोसेस कैसा होता है, मतलब अगर किसी कंपनी को शार्क टैंक में जाना हो जी। तो क्या अप्रोच कर सकते हैं, उसके बारे में अगर आप थोड़ा बता सको कि आपने अपना जर्नी कैसे स्टार्ट किया शार्क टैंक जी। का। सो आई थिंक जून जुलाई के आसपास ही कुछ न्यूज आने शुरू हो जाते हैं उनके, इफ यू आर फॉलोइंग देयर इंस्टाग्राम पेज। और मैं अपना आई रख रही थी बिकॉज मुझे पार्टिसिपेट इस बार करना था। सो जब वो लोग अनाउंस करते हैं कि वो लोग रेडी है टू टेक द रजिस्ट्रेशन, तो वहां से एक पहला प्रोसेस शुरू होता है। वो लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अगर आप उसमें सिलेक्ट होते हो, देन द नेक्स्ट राउंड जहाँ पे आपको फर्दर 10 पेज भर के इंफॉर्मेशन देनी होती है, अगर उसमें आप सिलेक्ट होते हो देन आपको पीपीटी और पिच डेक तक आते हो। देन ऑडिशन राउंड होता है जहाँ जो मुंबई में जाके उनकी टीम के साथ करना होता है, और अगर उसमें भी सिलेक्ट होते हो तब जाके आपको टैंक तक जाने का मौका मिलता है। तो ये पूरा 5 स्टेप का एक पूरा लंबा प्रोसेस है जिसमें हर स्टेप बाय स्टेप आपको प्रूव करना पड़ता है अपने आप को, और फिर जाके आप फाइनली टैंक में जाके कुछ कर पाते हो। उसमें से भी जितने भी लोगों ने टैंक में शार्क टैंक के इस फाइनल राउंड में भी आए हैं, तो भी पक्का नहीं होता कि आपका एयर होगा ही होगा। तो भी टीवी तक आने में अगेन एक फिल्टरेशन होता है, और कुछ ही ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका टीवी पे दिखाया जाता है। करेक्ट 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 करेक्ट। नहीं कभी कभी तो ये मेरे मन में भी क्वेश्चन आता है कि इतने सारे प्रोसेस होने के बावजूद भी, मतलब आपके लिए तो पहले तो ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टास्क रहेगा कि हर टास्क में हर राउंड में आपको खुद को प्रूव करना है कि भाई जी। हम वो वाले नहीं है। इनसाइड जब भी वो प्रोडक्ट मैं तो कभी वो सोचता हूँ कि फर्स्ट सीजन में भी जब भी ऐसे सब प्रोडक्ट्स आते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे एपिसोड देखे हैं कि वो सीधा सीधा ना ही बोल देते कि भाई ये तो बिजनेस है ही नहीं, चलेगा ही नहीं। तो वो लोग कैसे ये सब राउंड्स पार करके आ जाते हैं? मतलब क्या कुछ उन्होंने सेग्रीगेशन किया रहता कि इतने तो हमें फनी पार्ट वाली कंपनी लेके ही जानी है जिसको जलील करना है टाइप? ऐसा हो भी सकता है। और जो इवन सीजन 1 था वो काफी नया था लोगों के लिए, और आई थिंक टीम के लिए भी। सो अगर हम पूरा एक्सपीरियंस अगर एनालाइज करें तो तब जो होता था शार्क टैंक पे कि ये लोग 25% 30% तक के डील वहां पे कर रहे थे। Correct. तो द लेवल ऑफ बिजनेस ऑल्सो, जिस तरह के बिजनेसेस आ रहे हैं वो सीजन 1 में से लेके 2 में काफी चेंज दिखा है, और 3 में और भी चेंज दिखा है। तो जितने बड़े बड़े लेवल की कंपनीज आने लगी है अब, और जितना छोटे से डायलूशन की डील के साथ, सो ये सारा चीज काफी चेंज हो चुका है। एंड अब आई थिंक और कुछ ऐसे एक्चुअल बिजनेसेस का वो गेम होता है जहाँ पे कंपटीशन और बढ़ रही है। स्टिल आपको वहां तक अगर करना है तो एक अलग वे में आपको करना ही पड़ता है डील ये। ट्रू। और मुझे तो वही लग रहा है कि आज लोग अभी फंडिंग के पर्सपेक्टिव से जा ही नहीं रहे, मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से जा रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर आप नेशनल एयर पे आ गए तो देयर आर सो मेनी एवेन्यूज ओपन, फिर आप को एक अलग तरीके से देखा जाता है, लोगों में रिस्पेक्ट मिलने लगती है, और वो भी एक रिस्क फैक्टर के साथ में बनाओगे या बिगाड़ोगे, दोनों पॉसिबिलिटीज है। आपको ही वो हैंडल करना है कि इससे क्या निकाल के ला रहे हो।
मैडम एक लास्ट क्वेश्चन मुझे बिजनेस के रिलेटेड पूछना है कि हमारा अभी फ्यूचर प्लान क्या है, मतलब आगे हम नाभी सूत्र ब्रांड को कहाँ देखना देखेंगे अगले 3 साल 5 साल 10 साल में, जी। और क्या क्या प्रोडक्ट्स उसमें नए लाइंड अप हैं जो आने वाले हैं? सो हमारा वैसे भी बहुत टाइम से एक पेंडिंग चीज आई कैन से वाज इंटरनेशनल जाना। अच्छा। और जब हमको वहां बोला गया, मुझे नहीं लग रहा ये नेशनल ब्रांड बनेगी, लेकिन हमारा इंटरनेशनल ब्रांड काफी टाइम से अबाउट टू स्टार्ट है। यस। तो वी आर वेरी हैप्पी कि उसके तुरंत बाद हमको अमेजोन इंटरनेशनल से कॉल आया, और हम लोग ने अभी उसके जो भी पैकेजिंग के ऊपर जो वर्कआउट करना है फॉर यूएस पर्सपेक्टिव, हम लोग वो वर्कआउट करके वेरी सून, आई थिंक विद इन अ मंथ वी विल बी अवेलेबल एट यूएस मार्केट। और उसके अलावा भी इंडिविजुअल लेवल से हमको, जैसे न्यूजीलैंड में हमारे जाने वाले हैं, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, दुबई, तो ऐसी अलग अलग कंट्रीज से जो कि इंडिविजुअल्स भी दे आर प्लानिंग कि हम इसको यहाँ पे लॉन्च करेंगे, तो ये अपॉर्चुनिटीज काफी दिखी हमको। तो हमारा नेक्स्ट इज हम ओवरसीज मार्केट पे थोड़ा फोकस करना चाहेंगे कि हमारी जो आयुर्वेदा है और जो एज ओल्ड रिचुअल्स है उसका मार्केट और क्यूरियोसिटी ओवरसीज मार्केट में भी काफी है। तो हम उसको सबसे पहले हमारा टास्क हुआ है कि हम उसको थोड़ा फोकस करने की कोशिश करेंगे, और विद टाइम आगे बढ़ के हमको कुछ नए प्रोडक्ट्स जो हमारे माइंड में है वो हमको लॉन्च करने हैं। जैसे शतदोग्रीत है, वो डाइजेशन के लिए भी काफी इम्पैक्टफुल वो है इंग्रेडिएंट, जिसका फूट मसाज थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, तो उसकी एक रेंज क्रिएट करनी है हमको, और भी कुछ प्रोडक्ट्स जो लाएंगे जो कि बाकायदा इवेंचुअली अगेन यूनिक फॉर्मुलेशन के साथ ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो देखते हैं क्या क्या हम ला पाते हैं। नहीं, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड एक और चीज मुझे पता नहीं अंदर से बहुत ये चल रहा है, आपका जो बिजनेस आपने बनाया है पूरा अमेजोन के थ्रू बनाया है, अमेजोन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या पर्सनल वेबसाइट के थ्रू बनाया है। कुछ तरीके के बिजनेस ऐसे भी होते हैं जो ये डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, होलसेलर्स बनाएंगे, रिटेल काउंटर के थ्रू सेल करेंगे। तो मुझे ये दोनों बिजनेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए कि क्या हम इस लाइन से डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या चेन के थ्रू जाएंगे तो हमें कितना परसेंटेज वहां पर देना पड़ता है इन लोगों को, और फाइनल प्रोडक्ट एमआरपी का कितना परसेंटेज हमें मिलता है, और जबकि अगर हम अमेजोन या ये वेबसाइट के थ्रू करें तो हमें कितना क्या करना पड़ता है, उसके अगर कुछ इकोनॉमिक्स आप बता सको तो। सो जब भी आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लॉन्च करने की कोशिश करते हो, ये दोनों वे आपके सामने दिख जाता है, लेकिन जब ऑफलाइन में जाते हो, तो जैसे मैं एक बूटस्ट्रैप ब्रांड थी और यहाँ पे अवेयरनेस वाज द की, तो मेरे लिए ऑफलाइन बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता, क्योंकि कोई जाके मांगता नहीं कि बेली बटन ऑयल दो विदाउट नोइंग कैसा कोई सोल्यूशन है। तो मेरे लिए ऑफलाइन वहां पे ना देखना वो ज्यादा बेनिफिशियल, इसलिए हमने बहुत कम देखा। और दूसरा चैलेंज, अगर ऑफलाइन में जाते हो तो वहां पे एक ये होता है कि आपका जो साइकिल घूमता है वो क्रेडिट पीरियड 30 से 45 दिन का होता है। तो आपको एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा लग जाता है, प्रोडक्शन से लेके सेलिंग, और उसके बाद जो कि हमारे लिए सस्टेनेबल वे नहीं था तब। जबकि हम ऑनलाइन का जब जरिया पकड़ते हैं, आपके हाथ में पहले पैसे आते हैं, फिर आपका प्रोडक्ट निकलता है। सो जो कि आपको एक प्रॉपर वे में, अगर आपको जो सर्कल जो घुमाना है टू फॉर दिस कैश फ्लो, तो वो वहां पे इजी हो जाता है ऑनलाइन मार्केटिंग में, ऑनलाइन वे के बिजनेस में। इसलिए हमने ऑनलाइन को ही ज्यादा फोकस किया। प्लस धीरे धीरे जब अवेयरनेस बढ़ेगी, उसके बाद हमारे लिए ये मार्केट खुलता, तो जिसके लिए वी वर हैप्पी टू वेट कि हमको उसके लिए ज्यादा जल्दी नहीं करना। जैसे ही लोगों को, जैसे अब शायद टाइम आएगा, बिकॉज अब लोगों को पता है अबाउट बेली बटन ऑयल्स, तो अब शायद टाइम आएगा कि हम ऑफलाइन पे फोकस करना शुरू कर सकते हैं। और वैसे भी विद डिस्ट्रीब्यूटरशिप की अलग अलग अपॉर्चुनिटीज भी अब दिख रही है। इसके बाद तो ऐसे भी ईमेल्स आ रहे हैं, ऐसे भी लोगों से हमारी मीटिंग्स हो रही है, तो शायद अब जाएंगे हम मार्केट में जहाँ पे ऑफलाइन प्रेजेंस भी होगी हमारी। ट्रू। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो जब हम अमेजोन से कोई चीज सेल करते हैं तो उसमें कितना परसेंटेज एमआरपी का वो चार्ज करते हैं, वेयर एज अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर में जाएंगे तो वो लोग कितना हमें उनको शेयर करना पड़ता है? सो अमेजोन में हर कैटेगरी के लिए अलग परसेंटेज डिफाइंड है। अगर आप क्विक कॉमर्स में हो तो किस तरह से है, अगर आपका हेयर ऑयल है तो अलग परसेंटेज, ब्यूटी सेंट्रिक है तो अलग परसेंटेज में आता है, अगर आप कोई एडिबल प्रोडक्ट्स में तो अलग परसेंटेज आता है। सो जैसे हमारी कैटेगरी में अप टू 33% तक का हमको शेयर देना पड़ता है अमेजोन को। नाइका इज इवन आगे, तो नाइका के अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और जिसमें 36% तक का हमको शेयर दे देना पड़ता है। तो मार्केट प्लेसेस आर नेवर इजी, और मार्केट प्लेसेस में जैसे नाइका ऐसी कंपनी है जो कि आपके हाथ में बहुत ज्यादा चीजें देती भी नहीं है कंट्रोल। जैसे बहुत सारी चीजें
विजिबिलिटी चाहिए तो इट्स नॉट इजी टू गेट विजिबिलिटी एट नायका. करेक्ट. Amazon still gives certain things कि आप वहाँ पे विजिबिलिटी के लिए कुछ अलग अलग एक्टिविटीज प्लान कर सकते हो मार्केटिंग की, आप कूपन्स रन कर सकते हो और बहुत कुछ है, लेकिन है वहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शंस नहीं मिलता. तो एक आपको भी देखना पड़ता है कि कहाँ पे आपको ज्यादा सूटेबल ऑप्शंस मिल रहा है और कहाँ से कितना रिटर्न आप ले पाते हो, क्योंकि हर जगह अलग अलग परसेंटेज आपको देने पड़ते हैं मार्केट प्लेस को. कस्टमर का कुछ रेशियो होता है कि अमेजोन से किसी कस्टमर ने पहले परचेस कर वो लिया? है कि खुद की वेबसाइट से ज्यादा मैं इसलिए डील तो करती हूँ क्योंकि share- वहां पे रिपीट्स और एवरीथिंग मुझे हाँ, सो एक एनालिसिस से आप अपना नेक्स्ट स्टेप प्लान कर सकते हो. Correct. व्हेन इट कम्स टू अमेजन और थर्ड पार्टी डेटा नहीं होता है. आपको कुछ ही डेटा दिखते हैं जो कि काफी सेल्स सेंट्रिक हो जाते हैं, लेकिन आप 1-to-1 एंगेजमेंट के लिए अगर देखो और कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करो तो आप ज्यादा कनेक्टिंग फील करते हो जब आप अपने खुद की वेबसाइट से बेच रहे हो. Correct, तो correct, वो एक correct. फायदा होता है कि हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, ना कि सिर्फ हमारे कस्टमर्स है. वी आर कनेक्टेड विद देम और वो लोग हमसे काफी कुछ चीजें शेयर करते हैं कि ये अच्छा लगा, यहाँ पे इम्प्रूव करो, तो विच इज वेरी मच लाइक बेनिफिशियल फॉर अस. वी आर वेरी हैप्पी विद दैट एंगेजमेंट एक्चुअली. ट्रू. एब्सोल्युटली मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके थैंक यू. और आपकी जर्नी जान के बहुत बहुत इंस्पिरेशन मिला एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर थैंक यू द सो मच. कमिंग फ्यूचर. और अगर एक लास्ट मैसेज आप हमारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को या कोई भी ऐसे बिजनेस पर्सन को देना चाहोगे, अगर वो बिजनेस चालू कर रहे हैं या तो उनका बिजनेस, कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जिन पे उनको ध्यान रखना चाहिए और जिसकी वजह से उनका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ सकता है? एक सबसे पहली बात तो यही बोलूंगी कि खुद के स्किल सेट पे भरोसा करके ही आगे करो. जो भी प्लान कर रहे हो वो आपका बिजनेस का जो कोर है वो आपको आना चाहिए. वो बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर आप एक सैलून खोलना चाहते हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी जो मेन स्किल सेट है वो आपको आती हो. हाँ, correct. और दूसरा है कि नेवर गिव अप. जो भी आप कर रहे हो कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्यूज आएंगे, तो कहीं पे गिव अप ना करो. एंड थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आजकल जो मैं देखती हूँ लोग सीड बैट ला रहे हो एक तो लोगों में, और आप अपने तरह से उसको आगे ले जाके 3 साल अगर आपका ये जर्नी कस्टमर्स के साथ क्या रहता है उसके ऊपर आगे बढ़ोगे तो इट इज वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि आपने मार्केट को समझा है, आप उनके साथ. तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट इन्वेस्टमेंट बेस्ड जर्नी, आप एक अपने कस्टमर बेस्ड जर्नी बनाओ, उनके साथ रह के आगे बढ़ने की कोशिश करो. वो एक बेटर ऑप्शन मुझे लगता है. करेक्ट. एब्सोल्युटली, ये तीनों ही चीज बहुत यूजफुल है. और मैं तो बोलूँ ना, ये स्किल सेट के ऊपर एक खास करके मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा. आज मुझे बहुत सारे यूजर कमेंट में या स्टोरी में या कहीं ना कहीं पूछते हैं कि सर आप मुझे बताओ कौन से फील्ड में ज्यादा पैसा है, मैं वो बिजनेस कर लूंगा. Yes. तो भाई पैसा तो आज हर फील्ड में है, लेकिन आपने बहुत करेक्टली बताया कि स्किल्स आप देखो, आप जिस स्किल में मास्टर हो उसी चीज के अराउंड बिजनेस बनाना चाहिए. मैम, एक क्वेश्चन है ना, मुझे बहुत सारे फाउंडर्स पूछते हैं कि अगर मुझे मेरी कंपनी का वैल्यूएशन डिसाइड करना है तो वो क्या पैरामीटर से डिसाइड करना चाहिए? जैसे मैंने आपका भी देखा था, कुछ अराउंड 20 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन हमने डिसाइड किया था. क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं और किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? ये अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है. और जब मैं मेरे बिजनेस को जिस तरह से देखती हूँ, शायद सीए इसका एनालिसिस करते हैं तो वो 35 करोड़ तक के वैल्यूएशन पे ले जाता है, बट स्टिल आई वाज लाइक मुझे उसका एक ज्यादा वैल्यू बनता है. Amazon पे ब्रांड बिल्ड की होती तो उसका वैल्यूएशन थोड़ा कम कहलाता. ये सारे फैक्टर्स उसमें मैटर करते हैं. और अगर कितना मार्केट ऐसा आगे मैं यूज करूंगी तो वहां पे मुझे एक ग्रोथ का स्कोप दिख जाता है. और इवन मिनिमम 2x से 2.5x इज समथिंग कि वो ग्रोथ अगर
यू कर पाते हो, तो मिनिमम उसके आसपास का वैल्यूएशन हमेशा दिख जाता है। आप उसको एक दो स्टेप थोड़ा ज्यादा करो जब आपके पास ऐसे अनटच्ड एरियाज भी होते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ फंडिंग की वजह से आपने नहीं की है, Correct. जो करके तुरंत ही ग्रोथ दिख जाएगा, तो उसकी वजह से आप 3x 4x तक धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हो। तो जो भी जस्टिफाइबल आपको लगता है कि मैं अभी इतने ऑर्डर्स अ डे कर पाती हूँ, लेकिन इतने मार्केटिंग और इतने फंडिंग के बाद मैं इतने ऑर्डर्स पर डे तक पहुंच सकती हूँ, तो उसके ऊपर मुझे फ्यूचर कैलकुलेशन करके फिर एंड नंबर तक जाना पड़ता है कि इतना मैंने इंडिया में किया, इतना मैंने यूएस में किया, और विथ न्यू इतनी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स डाली तो उसका इतना एक्सपेक्टेड बिजनेस। ये कैलकुलेशन पूरा हम इतने सालों का करते हैं, फिर जाके हमको 5 साल में इतने फिगर्स दिख रहे हैं, उसके बेस पे आप एक फंडिंग का एक कैलकुलेशन वैल्यूएशन का लगा सकते हो। मैम बहुत सारे आज यंग एंटरप्रेन्योर्स है ना, ये मिस्टेक करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्टार्टिंग लेवल पे ही फंडिंग करते हैं, तो मतलब क्या ये इतना फंडिंग लेना चाहिए स्टार्टिंग में? मेरे हिसाब से इनिशियल लेवल पे नहीं लेना चाहिए, बिकॉज अगर आप कुछ नई चीज कर रहे हो, मार्केट में कुछ नया सोल्यूशन ला रहे हो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उसकी सारी चीजें आसपास की पता हो और आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो उन सारी चीजों को। तो उस टाइम पे आपका मार्केट की और अपने कस्टमर्स की और ज्यादा फोकस होना चाहिए फंडिंग के बदले, और आप जब वो एक्सपीरियंस है उसको इम्प्रोवाइज करना मिलेगा, क्योंकि अगर मैंने ये पर्टिकुलर चीज लॉन्च की है, उसमें क्या एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, वो आपको धीरे 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 जब इम्प्रोवाइज करके आप उसको एक लेवल पे ले जाओगे, तब उसकी जो वैल्यूएशन होगी वो बहुत ज्यादा अच्छी से आपको मिलेगी, एंड उसका जब ग्रोथ के लिए यूज करना है वो आप अच्छे से प्लान कर पाओगे। इसलिए लेवल पे सिर्फ और सिर्फ सीड फंडिंग के बेस पे बनाए हुए प्लानिंग और या फिर सिर्फ फंडिंग को और वैल्यूएशन गेम में ले जाने से अच्छा है कि आप एक ऐसा सस्टेनेबल बिजनेस बनाओ जहाँ पे धीरे धीरे आप ग्रो होते रहे हो विथ योर कस्टमर्स, which works better according to me. Absolutely perfect. और जब भी मेजॉरिटी स्टेक्स भी अगर हमारे हाथ में होंगे तो हमें भी मजा आएगा और हमें वो डायरेक्शन हमारे कंट्रोल में रहेगा कि कहाँ पर लेके जाना। एंड आपका विजन वो मैच होना बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई इन्वेस्टर्स को इन्वॉल्व करते हो तो सिर्फ और सिर्फ पैसे नहीं आते, लेकिन एक इंसान आता है जिसके साथ आपका ताल बैठ रहा है। एट टाइम्स ऐसी चीजें होती हुई देखी है मैंने आसपास फ्रेंड्स के साथ कि वो खुद के ही बिजनेस से बाहर हो जाते हैं, उनके खुद के ट्रेडमार्क के लिए भी फाइट्स हो जाती है। तो जो कि एक चार्म होता है एक एंटरप्रेन्योरशिप का, ये जो जर्नी होती है जो काफी मेरे लिए तो हैप्पीनेस का ही पार्ट रही है। तो ये पूरा हैप्पीनेस कहीं ना कहीं मर जाता है या फिर ऐसी जगह पे आपका एनर्जी डाइवर्ट हो जाता है जो कि आपकी बिजनेस ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है। सो मेरे लिए ऐसा था कि मैं अगर इसको इस तरह से एज अ बूटस्ट्रैप ब्रांड भी आगे लेके जा रही हूँ, जहाँ पे मुझे दिख रहा था कि मैं काफी हैप्पीली उसको बढ़ा रही थी आगे, वो ज्यादा मैटर कर रहा था देन बिल्डिंग सम फंड for me. So that's what the entire journey is. Absolutely. So thank you so much ma'am. बहुत अच्छा लग रहा है आपकी जर्नी इस तरीके से देखते हुए, और ट्रूली आज मुझे भी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिल रहा है कि ऑनलाइन बिजनेस को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, और वो भी ऐसे ऐसे बैकग्राउंड से आप आ रहे हो, फैमिली संभाल रहे हो, सारी चीजें को संभालते हुए बिजनेस को इस लेवल पे स्केल कर रहे हो। ट्रू इंस्पिरेशन। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग योर टाइम, और हम मिलते रहेंगे और भी अगर आगे कुछ जर्नी होगा तो। इवन थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम रियली हैप्पी कि हमने शार्क टैंक के आसपास के काफी सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए। मुझे लगा वो वापस वो जो 1.5 घंटा जो था वापस से आंखों के सामने आ गया। सो आई रियली हैड फन। थैंक यू सो मच।